स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के युवराज सलमान ने कोरोना वायरस से पैदा हालात पर की चर्चा। साझा प्रयास के लिए G20 नेताओं के बीच भी सार्क देशों जैसे कवायद पर सहमति। कोरोना से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास तेज। केंद्र ने राज्यों की मदद के लिए संयुक्त सचिव और उससे ऊपर रैंक के 30 अधिकारियों को किया तैनात। यूरोपीय संघ, तुर्की और ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर आज से पाबंदी। सभी मंत्रालयों और विभागों को सरकारी इमारतों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर लगाने की सलाह। कोरोना वायरस से यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 3000 के पार। इटली में अब तक 2500 मौतें। यूरोपीय संघ बाहरी यात्रियों पर 30 दिन की पाबंदी लगाने पर सहमत। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। फ्रेंच ओपन और यूरो कप समेत कई टूर्नामेंट स्थगित। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी एजेंडे में शामिल। लोकसभा की कार्यसूची में विनियोग विधेयक समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजट से जुड़े वित्तीय कामकाज शामिल। भारत बांग्लादेश ने आपसी संबंधों का लिखा है सुनहरा अध्याय। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश। पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा दुनिया देख रही है आतंक और हिंसा के समर्थकों की हालत। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के साथ। कोरोना वायरस से निपटने के लिए साझा और एकजुट प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने महामारी को लेकर दक्षेश देशों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने की भारत की हालिया पहल के बारे में बताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में G20 के नेताओं के बीच इस तरह की कवायद वैश्विक स्तर पर लाभकारी साबित होगी। देश में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या 137 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 113 भारतीय हैं और 24 विदेशी नागरिक हैं। अब तक 14 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। अब तक कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से तीसरा मामला महाराष्ट्र का है और ये व्यक्ति दुबई से आया था। इस बीच हाल में ब्रिटेन की यात्रा से लौटे 18 साल के युवक की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट सकारात्मक आई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का ये पहला मामला है। सरकार ने कोरोना के मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए नई पॉलिसी भी जारी कर दी है। इसके तहत 24 घंटे में 2 बार सैंपल टेस्ट किए जाते हैं और दोनों सैंपल नेगेटिव आने पर ही डिस्चार्ज किया जाता है। 137 confirmed cases in India, including 14 who are now COVID-free and 3 reported deaths. 2 of the deaths had already pre-existing comorbidities as reported earlier. The third disease case reported is from Maharashtra with travel history to Dubai, and he did not disclose at the time of his admission about his travel history when he first reported to a private hospital. केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी इमारतों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर लगाने की सलाह दी गई है। सरकार ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन में राज्य सरकारों की मदद के लिए 30 अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों को तैनात किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे राज्यों के साथ कोरोना वायरस के खतरे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के मुख्य सचिवों, अपर मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की।
वहीं कोरोना वायरस से संक्रमण की जांच की प्रयोगशाला की संख्या बढ़ाई जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक अभी ICMR प्रणाली में 72 कार्यात्मक प्रयोगशालाएं हैं जो अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में हर दिन 10,000 टेस्ट कर सकता है। इसे भी दुगना करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर भी दिया है। इस बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी विभागों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें जरूरत के मुताबिक थर्मल स्कैनर लगाने और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सभी जिम, मनोरंजन केंद्र, सरकारी भवनों में चल रहे क्रेच को बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही आगंतुकों के आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इधर केंद्र ने नया यात्रा परामर्श जारी किया है। इसके तहत अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया के नागरिकों की भारत आने पर रोक लगा दी गई है। इन देशों के लिए भारत से सभी उड़ान 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई हैं। वहीं यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, तुर्की और ब्रिटेन से भारत के लिए यात्रा पर आने वालों पर भी आज से 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। रोम में भारतीय दूतावास वहां फंसे भारतीयों को हर मुमकिन मदद देने में जुटा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ताजमहल, लाल किला समेत अन्य स्मारकों को बंद करने का फैसला किया है। सभी ASI संरक्षित स्मारक और केंद्रीय संग्रहालय 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कुशीनगर के भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्तूप समेत अन्य स्थलों को भी 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। वहीं रेलवे ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और सीटें खाली रहने के कारण कल 85 ट्रेनें रद्द कर दी। महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाली 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें 10 रुपए से बढ़ाकर लगभग 50 रुपए कर दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वहीं नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी विमानों को 24 घंटे में कम से कम एक बार साफ करने और कीटाणु रहित करने के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने तीर्थयात्रियों से स्थिति सामान्य होने तक पवित्र गुफा की यात्रा नहीं करने की अपील की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। WHO के प्रतिनिधि हैंक बैकेडम ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत सरकार की प्रतिबद्धता बहुत प्रभावशाली रही है। यही वजह है कि भारत कोरोना से प्रभावशाली तरीके से बचाव कर पा रहा है। संवाददाता अनु दीवान हमारे साथ जुड़ी हैं। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। अनु, पुष्ट मामलों की संख्या देखें तो 137 है और फिलहाल सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जो हम देख रहे हैं तमाम केंद्र जो हैं जांच के लिए वो बढ़ाए जा रहे हैं, उनको लेकर भी कोशिशें हो रही हैं। बताइए किस तरह की और तैयारियां और पुख्ता इंतजाम अब कोरोना वायरस के मद्देनज़र भारत में हो रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से भारत में ये कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार अपनी कोशिशों को और तेज़ करती जा रही है। अगर कल देखा जाए तो सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि जितनी भी सरकारी दफ्तर है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को आना जाना लगा रहता है और ये नहीं पता होता कि वो कहाँ से आए हैं, तो उनकी जो एंट्री है फिलहाल के लिए तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। जो कि बहुत ही ज़रूरी होंगे, जो कि कंसर्न्ड ऑफिसर के पास जाना चाहेंगे, सिर्फ उन्हीं की एंट्री हो पाएगी। यानी कि मिनिमम करने की कोशिश की गई है। जितने भी जिम या तो फिर रिक्रिएशन सेंटर्स और क्रेचेस थे सरकारी बिल्डिंगों में, उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और साथ ही साथ हर सरकारी बिल्डिंग में अब आप देखेंगे कि थर्मल स्कैनिंग के बिना कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो सरकार ये कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ सरकार ने 30 नोडल ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल नोडल ऑफिसर्स और की एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे। जो ये टीम वो है जो कि स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कोरोना वायरस की सिचुएशन से निपटने के लिए। इनको ये एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करेंगे। और आज दोपहर 12 बजे इनकी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, जिसमें इनको पूरी तरह से समझाया जाएगा कि किस तरह से और किन किन मुद्दों के ऊपर स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना और किस तरह से करना है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी एक एडवाइजरी जारी की है कि जितना लोग कम आपस में मिलेंगे और जितना अपने आप को
क्राउड में ले जाने से रोकेंगे उतना बेहतर होगा इस कोरोना वायरस की सिचुएशन से निपटने के लिए। बिल्कुल क्योंकि अनु, सोशल फिलहाल बहुत बहुत डिस्टेंसिंग एक शुक्रिया चैलेंज आपका। भी है और साथ जी। ही साथ अगर ये कहे तो वक्त की जरूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनु दीवान हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोरोना वायरस को लेकर संसद भवन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। संसद भवन परिसर में हैंड सैनिटाइजर्स, नैपकिन और साबुन की पर्याप्त व्यवस्था सहित संसद भवन और इसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता और साफ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल रात औचक निरीक्षण के तहत दिल्ली एयरपोर्ट वो गए और वहां तैयारियों का जायजा लिया। विदेश मंत्री एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारियों से मिले। उन्होंने सबके साथ तैयारियों की समीक्षा की और किसी चीज की जरूरत के बारे में भी पूछा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे भारतीय छात्रों और अन्य यात्रियों की कठिन स्थिति की सराहना करते हैं। सरकार ने दिल्ली और विशाखापत्तनम के लिए एयर एशिया की उड़ानों को मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों पर गहनता से विचार करने की अपील की और कुछ ऐसे उपाय सुझाए जिनके जरिए छोटे और मझोले उपक्रमों और गरीबों को सरकार राहत दे सकती है। कोरोना वायरस को लेकर संसद में भी सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में राज्यसभा महासचिव देशदीपक वर्मा ने जानकारी दी। हम हैं इस समय संसद भवन परिसर में और हमारे साथ हैं राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा जी। वर्मा जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। किस तरह के कदम उठाए हैं सचिवालय ने जो कोरोना वायरस का जो डर है उसके मद्देनजर? देखिए, कोरोना वायरस के बारे में जो चारों तरफ से समाचार आ रहे हैं उसको देखते हुए माननीय सभापति जी ने आज सवेरे ही हम लोगों को ये निर्देशित किया कि हम इसके बचाव के लिए अपनी बिना किसी तरह का पैनिक क्रिएट किए हुए इसके बचाव के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय हम लोग प्रारंभ करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे बाहर गेट्स हैं, आयरन गेट्स हैं, उन सारे गेट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है, जो कि माननीय संसद सदस्यों और यहाँ आने वाले विजिटर्स या हमारे जो कर्मचारी हैं उन सब के लिए, इवन प्रेस के लोगों के लिए वो एक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा हमने आउटर लॉबीज़ में जहाँ जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं और हमारे राज्यसभा के अंदर एंट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब जगहों पे हमने सैनिटाइज़र रख दिए हैं, जिसका इस्तेमाल माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो करें। इसके साथ ही जो हमारे हाउस के अंदर भी हमने सैनिटाइज़र 2 किनारे की तरफ रख दिए हुए हैं और माननीय सदस्यगण उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चुपचाप उठ करके जा करके कुछ समय बाद उसको इस्तेमाल करके और जो प्रिकॉशन दिया गया है कि अपने हाथ को रब करेंगे, वो हाथ को वो रब करके काम कर रहे हैं। सर, लगातार सभापति भी एक बात कहते आए हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। किस तरह से आप इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रिकॉशन ले? जो हमारे जो कर्मचारी हैं और जो माननीय संसदगण हैं उसके लिए हम एक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं और उस एडवाइजरी में ये कहा जा रहा है कि ये सब एज ए मैटर ऑफ एबंडेंट कॉशन, सावधानी के लिए किया जा रहा है। तो किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इसलिए सारे मेंबर्स को, सारे सदस्यों को ये सुझाव दिया गया है और अपने कर्मचारियों को भी ये सुझाव दिया गया है कि वो सारे प्रिकॉशन की व्यवस्था करें। हमने यहाँ तक भी कहा है कि कर्मचारियों में ये भी एडवाइस किया उनको कि अगर वो चाहें, क्योंकि फाइलें जो होती हैं हमारी वो या कागज़ जो आते हैं वो कई स्तरों से गुजरते हैं, तो अगर वो चाहें तो वो एक ग्लव्स का इस्तेमाल उसके लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस समय किया हुआ है। तो सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 7,500 के करीब पहुंच गया है। हालांकि अब चीन में हालात बेहतर हो रहे हैं और इसी वजह से चीन ने इस महामारी के केंद्र वुहान शहर से अपने स्वास्थ्य कर्मियों को वापस बुलाना भी शुरू कर दिया है।
यूरोप में हालात बेहद खराब हैं और यहां अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में लगातार तीसरे दिन भी करीब 350 लोगों की मौत हुई है। इससे देश में इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2500 के पार पहुंच गई है। इस बीच यूरोपीय संघ भारी यात्रियों पर 30 दिन की पाबंदी लगाने पर सहमत हो गया है। कोरोना से अमेरिका में भी मरने वालों का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि इससे युद्ध स्तर पर निपटना होगा। अमेरिका के न्यू जर्सी और सैन फ्रांसिस्को में कर्फ्यू की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अमेरिकी नागरिकों को कहा गया है कि जब बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। वहीं स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि अब तक 490 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इटली के बाद स्पेन यूरोप का कोरोना वायरस से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। इधर फ्रांस में अब तक 175 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार ने 15 दिनों के लिए आवाजाही पर पाबंदी की घोषणा कर दी है। ईरान में कोरोना वायरस से 135 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 988 पहुंच गया है। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो चीन और इटली के बाद ईरान तीसरे स्थान पर है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्वी एशिया के सदस्य देशों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रयास तेज करने का आग्रह किया है। इन देशों में कोरोना वायरस के अब तक 480 मामले सामने आ चुके हैं और इससे 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण पूर्वी एशिया के WHO के 11 सदस्य देशों में से 8 देशों में कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें थाईलैंड में सबसे अधिक 177, भारत में 137, इंडोनेशिया में 134, श्रीलंका में 19, मालदीव में 13, बांग्लादेश में 5, नेपाल और भूटान में एक मामला सामने आया है। इस बीच कई खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित कर दिया गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया है और अब वो 20 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। वहीं फुटबॉल का यूरो कप और कोपा अमेरिका टूर्नामेंट भी टाल दिया गया है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर लोगों में अभी भी पूरी जानकारी का अभाव है। मौसम के बदलाव के कारण हुए बुखार को लेकर भी लोग घबरा जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या सावधानी बरतें और घबराएं तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नहीं हैं, तो आपको कोविड-19 की जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। मौसम के बदलाव के कारण होने वाली सर्दी, खांसी और बुखार को लेकर घबराएं नहीं। अस्वस्थ महसूस होने पर डॉक्टर से परामर्श करें। कोरोना के लक्षण की आशंका होने पर सरकारी हेल्पलाइन से संपर्क करें। वायरस को लेकर घबराएं नहीं, कुछ सावधानी अपनाकर आप इससे बच सकते हैं। व्यक्तिगत साफ सफाई पर खास ध्यान दें। साबुन से अपने हाथों को दिन में कई बार धोएं। छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढकें। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को बंद डिब्बे में फेंक दें। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 11वां दिन है और इससे जुड़ी खबरों की बात करें तो दोनों सदनों के एजेंडे में आज अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची की बात करें तो विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2020 समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजट से जुड़े वित्तीय कामकाज शामिल हैं। लोकसभा से कल वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा की 55 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इन सीटों के लिए 26 मार्च को वोटिंग होगी। राज्यसभा में 17 राज्यों के 55 सीटों पर चुनाव होना है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7, इसके बाद तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल और बिहार से 5-5 सीटों पर चुनाव होना है।
तो राज्यसभा की 55 सीटें हैं जिनके लिए चुनाव को लेकर आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है और इन सीटों के लिए 26 मार्च को वोटिंग होनी है। हालांकि अब बात करते हैं कि बजट सत्र के दूसरे चरण में आज के दिन का एजेंडा क्या है और इसे लेकर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं संसद भवन परिसर से हमारे सहयोगी कृति मिश्रा। कृति, आज हम देख रहे हैं तो राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक पर चर्चा है। इसके अलावा तमाम और विधेयक हैं जो एजेंडे में शामिल हैं। मंत्रालय समेत मतलब कई मंत्रालय हैं जिनके कामकाज पर भी चर्चा होनी है। बताइए एजेंडे के हिसाब से कितना अहम दिन आज रहेगा? जी हाँ प्रीति, देखिए कल हमने राज्यसभा में देखा कि किस तरह से सार्थक चर्चा हुई जो रेलवे मंत्रालय है उसके कामकाज को लेकर, और उसके बाद जो होम्योपैथी बिल है नेशनल कमीशन का, और उसके अलावा जो नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बिल है उस पर भी चर्चा की शुरुआत हो गई है। आज उम्मीद है कि इस पर चर्चा जारी रहेगी और इसके बाद सरकार इसको पारित कराने की कोशिश करेगी। उसके अलावा एमएसएमई मंत्रालय जो है उस पर उसका जो कामकाज है उस पर आज चर्चा हो सकती है राज्यसभा में। और साथ ही अगर हम लोकसभा की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो बजट है, क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वो उसको यूटी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, तो उसके बजट पर भी आज लोकसभा में चर्चा हो सकती है। तो दोनों ही सदनों में अहम कामकाज। और इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से सचिवालय ने कदम उठाए हैं, सैनिटाइजर लगाए हैं, और उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने भी कल सदन में जवाब दिया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लगातार नजर बनाए हुए। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए बेहद ही अहम दिन आज राज्यसभा और लोकसभा में। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश ने आपसी संबंधों का एक सुनहरा अध्याय लिखा है और दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास के कारण उनकी साझेदारी को नया आयाम और दिशा मिली है। शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के मौके पर उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि बंगबंधु ने अपने जीवन का हर पल बांग्लादेश को तबाही और नरसंहार के दौर से बाहर निकालने के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह आतंकवाद और हिंसा को राजनीति और कूटनीति का हथियार बनाकर एक समाज और राष्ट्र का विनाश किया गया। आतंक और हिंसा को राजनीति और कूटनीति का हथियार बनाना कैसे पूरे समाज को, पूरे देश को तबाह कर देता है, ये हम भली भांति देख रहे हैं। आतंक और हिंसा के वो समर्थक आज कहां है, किस हाल में है, और दूसरी तरफ ये हमारा बांग्लादेश किस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में भारत और बांग्लादेश ने आपसी रिश्तों का भी सुनहरा अध्याय गढ़ा है, अपनी साझेदारी को नई दिशा और नए आयाम दिए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बीते 5-6 वर्षों में भारत और बांग्लादेश ने आपसी रिश्तों का भी सोनाली अध्याय गढ़ा है, अपनी पार्टनरशिप को नई दिशा दी है, नए आयाम दिए हैं। ये हम दोनों देशों में बढ़ता हुआ विश्वास है, जिसके कारण हम दशकों से चले आ रहे लैंड बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री, इससे जुड़े कॉम्प्लेक्स मुद्दों को शांति से, पूरी तरह शांति से सुलझाने में सफल रहे हैं। साथियों, बांग्लादेश आज साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के जिक्र को लेकर दोनों देशों की आलोचना करते हुए कहा है कि वो दूसरे देशों से उम्मीद करता है कि वो उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी ना करें और उसकी प्रभुता का सम्मान करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इससे संबंधित मुद्दे देश के आंतरिक मामले हैं। उन्होंने कहा कि भारत 1947 के बाद से अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले भारत के इलाके में तथाकथित अवैध चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों से अपनी चिंताओं को मजबूती से दोहराना चाहेगा।
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर आए खतरे को लेकर राज्य में सियासी घमासान चरम पर है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अदालत ने कल सभी पक्षकारों को नोटिस देकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के विधायकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बागी विधायक से मिलने बेंगलुरु पहुंचे हैं। कांग्रेस ने बेंगलुरु में ठहरे 22 विधायकों को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज, और जाते जाते एक नजर डालिए देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। नमस्कार।